हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आपने अभी तक जितनी भी वेव्स के बारे में स्टडी की है वो सारी कौन सी वेव्स थी? मैकेनिकल वेव्स। कौन सी? मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा, आपने एक ऐसा केस पढ़ा होगा कि अगर आप एक पत्थर को पानी में फेंकते हो तो रिपल फॉर्मेशन होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर मैं एक केबल ले लूं और उसको एक एंड से हिंज कर दूं और फिक्स कर दूं और उसको अगर हल्की सी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दूं, कुछ इस तरह की लहरें बनती थी। आपको ये भी याद होगा, जो आपने साउंड एनर्जी पढ़ी थी वो भी एक तरह की वेव थी। आपको पता है इन तीनों में एक चीज जो कॉमन है वो क्या है? वो इन तीनों को ना प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। इनको प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। अगर नहीं समझ आया, चलो बताते हूं। अगर मैं रिपल का केस कंसीडर कर लूं, जब मैंने उसके अंदर स्टोन फेंका, उस स्टोन फेंकने के बाद रिपल बने ना, उसके अंदर मीडियम पता है क्या आया एनर्जी प्रोपेगेशन का? वो मीडियम आ गया उसका पानी। और पानी ही उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसको प्रोपेगेट करा रहा था। अगर मैं बात करूं हमारी प्यारी केबल की, वो केबल में भी यही हुआ। जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी तो जो मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन था ना, वो मीडियम पता है क्या था? ये वायर ही आ गई वो मीडियम। और अगर मैं बात कर लूं साउंड एनर्जी की, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूं, और ये पता है आपको क्यों मैं आवाज मेरी सुनाई दे रही है? वो बिकॉज ऑफ एयर। एयर एक मीडियम है मेरी साउंड एनर्जी के लिए प्रोपेगेट करवा रहा है। जो साउंड एनर्जी को प्रोपेगेट करवा रहा है वो है एयर। ये भी एक मीडियम है। मगर एक बात बताओ दोस्तों, अगर हमारे सन से हमें एक लाइट आ रही है, सुबह उठते ही हमें रोशनी दिखती है, लेकिन वैक्यूम कोई मीडियम तो नहीं था। वो वहां से ट्रेवल करके हमारे घरों, हम हर जगह सुबह जब उठते हैं सूरज की रोशनी हर जगह दिखती है। तो इसका मतलब पता है क्या है? वो लाइट एनर्जी ना एक इस तरह की एनर्जी है, और लाइट एक इस तरह की वेव है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। पहले पता है साइंटिस्ट क्या मानते थे? साइंटिस्ट मानते थे कि मान लो जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशंस के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है ना, उसी तरह लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। उसका उन्होंने नाम रख दिया ईथर। क्या नाम रख दिया? ईथर। फिर आगे जाके हर्ट्ज अंकल ने, वो हर्ट्ज अंकल इतने प्यारे थे, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं है, इट इज रबिश। ईथर नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लाइट एक ऐसी चीज है जो विदाउट एनी मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अगर एक बात समझी जाए ना, लाइट और साउंड एनर्जी में फर्क क्या है? हमारे सन के अंदर हर टाइम पे ढेरों कोलिजन्स हो रही हैं, ढेरों कोलिजन्स करके इतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो सकती है जो हमें हमारी प्यारी अर्थ पे रहने के लिए सूटेबल ना बनाए। इतनी ज्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस हो सकती हैं जो हमारी लिविंग को यहां पर पॉसिबल ना होने दे। मगर अर्थ और सन के बीच के अंदर क्या है? वैक्यूम। और कोई मीडियम ही नहीं है। भगवान इतना जबरदस्त है, भगवान की क्रिएटिविटी देखो। उनको साइंस अच्छे से आती थी, उन्होंने बीच में मीडियम ही नहीं दिया ताकि कोई साउंड एनर्जी अर्थ तक पहुंच सके। ठीक है, लेकिन लाइट एनर्जी पहुंच रही है, इसका मतलब पता है क्या है? उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, वो जो वेव्स हमने पढ़ी थी ना, उसके अंदर पता है क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव्स होती थी, एक लॉन्गिट्यूडनल। वो ट्रांसवर्स वेव्स वो होती थी जिसके अंदर, अगर मैं ये केस कंसीडर करूं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता था ना, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी आ जाता था। एनर्जी मेरी जा रही है लेफ्ट से राइट, और इसके अंदर पता है क्या? जो पार्टिकल को मैं इनिशियल जर्क देता था, वो पार्टिकल आगे मूव नहीं करता था, वो मूव करता था ऊपर नीचे। लेकिन एनर्जी कहां पे जा रही है? लेफ्ट से राइट। वो जो पार्टिकल था वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता था, ऑसिलेट करता था, वो आगे नहीं जाता था। तो
उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। ताकि जहां पे ऑसिलेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, 90 डिग्री पे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स थी जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन पता है क्या थी, और वो थी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल पता है क्या थी, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, एक कंप्रेशन बन रही है, एक रेयरफेक्शन बन रही है, और ये जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं ना एयर के, वो कुछ इस तरह हो रहे हैं। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ एनर्जी जा रही है ना लॉन्गिट्यूडनल में, पता है क्या होगा, जो वाइब्रेशंस होगी इसके पैरेलल ही होंगी, और ट्रांसवर्स में क्या होती थी, इसके परपेंडिकुलर। तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। इसका प्रूफ मैं आगे आने वाली वीडियोस में जरूर दूंगा, लेकिन अभी के लिए मान लो कि ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो शुरू करते हैं ईएम वेव्स। ईएम वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर आर साइनसॉइडल वेरिएशन, और इसका मतलब है हार्मोनिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स at right angle to each other as well as right angle to the propagation of energy। अब इसको ध्यान से समझो, मैं उम्मीद करता हूं लास्ट लाइन समझ आ गई होगी कि जो हमारी डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के वाइब्रेट करने की, वो हमारी एनर्जी के परपेंडिकुलर होती है। अब अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले, हमने एक कैपेसिटर का केस किया था जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कराई थी बाय इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जिस करके एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके करके एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई थी जो हमारे मैक्सवेल अंकल ने हमको बताया था, जिस करके डिस्प्लेसमेंट करंट आया था। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होनी शुरू हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और आपको यह भी बताया था कि डायरेक्शन दोनों की परपेंडिकुलर आई थी कैपेसिटर के केस में, आपको याद होगा। तो इसके अंदर पता है क्या, ये लाइंस वही बोलती हैं, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर आपको वो याद हो केस कैपेसिटर वाला, एंड ऑल्सो टू द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है ना उसके डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर आते हैं। तो ये ट्रांसफर्स हो गई। अब आपका थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं मैं। अब बात आती है कि ईएम वेव्स प्रोड्यूस कैसे होंगी। ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर दूं टाइम के साथ, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेरी करना शुरू कर दूं, या मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करना शुरू कर दूं। अगर मैं सिंपल एक स्टैटिक चार्ज की बात करूं, उसके करके इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। और अगर मैं एक वायर की बात करूं, अगर मैं एक करंट कैरिंग वायर की बात करूं, उसके अंदर भी पता है क्या है, अगर ये करंट कांस्टेंट है ना, मेरी मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, बट वो कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। अगर टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी तो ना ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी न्यू, ना ही मेरी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, वो मेरी रिक्वायरमेंट पता है क्या कहती है, कि मेरे को कोई ऐसी चीज चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी टाइम के साथ चेंज कर रही होगी उसके करके, और जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगी वो अल्टरनेटली दोबारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगी। तो ये सीता गीता जैसी बहनें हैं, अगर एक आएगी वो दूसरे की एग्जिस्टेंस का रीजन बनेगी, और अगर ये आ गई ये दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देगी। ये आपस में ये तभी एग्जिस्ट करेंगी, ये एक दूसरे को हेल्प करती हैं एग्जिस्ट करने में। तो ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करने का तरीका पता है क्या, एक ऑसिलेटिंग चार्ज ले लो। ऑसिलेटिंग चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी मेरी ईएम वेव्स की। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा। और जो फ्रीक्वेंसी मेरे ऑसिलेटिंग चार्ज की है वो मेरी होगी ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी। और एक ऑसिलेटिंग चार्ज ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। एक मूविंग चार्ज विद एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज ही मेरी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मेरी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई
तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगी, जिसके चलते मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगी। आगे चलते उस जो टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है ना, वो भी टाइम के साथ वेरी कर रही होगी। उसके चलते आगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह ये दीज पर्टिकुलर थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अगर एक आएगी तो दूसरे के आने का कारण बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब इस ग्राफ को ध्यान से समझो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं, मान लो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है, मेरी ईएम वेव जा रही है लेफ्ट से राइट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं ना, वो ट्रांसवर्स होगी, तो मैं मान लेता हूं वो वाई एक्सिस के अबाउट आ रही है। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह। ये बेसिकली ऊपर नीचे इस तरह आ रही है, ऊपर नीचे। वाई एक्सिस के अबाउट इसकी आ रही है। वाई एक्सिस है ना जो मेरी वाई एक्सिस, ये वाई एक्स प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे आएगा, मगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकता, वो आएगा तीसरी एक्सिस के अबाउट जेड एक्सिस। तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे ना, वो जेड और एक्स प्लेन के अंदर आएंगे, वो जी एक्स प्लेन के अंदर आएंगे, अंदर बार। ये देखो ऐसे आएंगे वो अंदर बार। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी कुछ ऊपर नीचे से वाई एक्स प्लेन में। जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आई है ये ग्रीन वाली, ये कुछ इस तरह आई है, ध्यान दे लो, ये कुछ बाहर की तरफ आई है जी एक्स प्लेन के अंदर। और वेव को लिखने का फॉर्मूला क्या होता था? ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट वाई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ना हमने वेव इक्वेशन +1 में पढ़ी हुई है, वहां से ही आया। बी वेक्टर की होगी बी नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेयर वाई एंड जेड, जो y और z है ना, ये बताते हैं डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में कर रही है तो ये y इसके लिए पॉइंट कर दिया, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और माइनस के एक्स पता क्या बताता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ओमेगा बताता है उस पर्टिकुलर ऑसिलेटिंग पार्टिकल चार्ज पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी कितनी थी। ये ओमेगा क्या बताता है? उस चार्ज पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी कितनी थी जिसने इस ईएम वेव को जनरेट किया, जिसने इस ईएम वेव को इंड्यूस किया इनिशियली। उसी तरह बी नॉट जेड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए यहां पे जेड लिख दिया, साइन माइनस के एक्स। और माइनस के एक्स क्या बताता है? माइनस लगा दिया। अगर के एक्स आ गया तो एक्स पता क्या बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रही है। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाए तो इसका मतलब है वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अभी क्या है? बी नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ईएम वेव जा रही है। और ओमेगा क्या थी? उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी। एंगुलर, ये कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी उस पर्टिकुलर ऑसिलेटिंग पार्टिकल की। मैं आगे आने वाली वीडियोस में ये प्रूफ कर दूंगा कि जो ईएम वेव्स है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं और उसकी वैल्यू होती है c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी वैक्यूम में ना ट्रेवल करके किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी μ0 इंटू μr एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इक्वल टू c/√μr इंटू एप्सिलॉन r। ये किसी मीडियम में है। मैक्सवेल अंकल ने ही बताया था कि ये जो ईएम वेव्स है ना, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। और जो लाइट एनर्जी होती है वो भी एक तरह से ईएम वेव ही होती है, क्योंकि उसकी स्पीड भी क्या आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ईएम वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वैसे ही हमारी प्यारी लाइट को भी कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मेरी ईएम वेव्स हैं ट्रांसवर्स इन नेचर भी होती हैं और इनका जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए।